में, और रिजल्ट ये हो गया कि गवर्नमेंट ने तमाम जमीनें वापस कर दी और जो 22% टैक्स लगा था, उसको लगान लगा था, उसको 6.03%, मतलब 6% किया 22% से। तो फिर किसानों की एक बार फिर जीत हो गई। तेलंगाना 1940 से 1950, और यहां जमींदारों और एक गरीब वॉशर वुमन के बीच में, जमींदारों ने जिनके पास सारी जमीनें थे, उन्होंने हड़प की एक वॉशर वुमन की जमीन, लेकिन आंदोलन शुरू हुआ। इतना आंदोलन बढ़ा कि जो जमींदारों की अपनी जमीन भी थी वो भी लोगों ने वापस ले ली। ये इस तरह के आंदोलन हमारे इतिहास में हुए हैं और ताकत हमेशा वहां उनके सामने सर झुकाना पड़ा। मैं एक अभी हाल की 32-33 साल पुरानी की बात, जिसमें मैं पार्टी रहा डिसीजन, अक्टूबर 1988 में कांग्रेस पार्टी एक रैली करना चाहती थी बोट क्लब में। उन दिनों बोट क्लब में पब्लिक मीटिंग करने की इजाजत, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, मैं संगठन का जनरल सेक्रेटरी था, कई राज्यों का, यूपी का इंचार्ज, पंजाब हरियाणा का इंचार्ज था और रैली का इंचार्ज था। हमने तकरीबन 5 लाख रैली पूरे देश की, बल्कि 10 लाख के लिए पूरी ट्रेनें लगाई थी पूरी देश भर से। मुझे सब्जेक्ट मालूम नहीं है क्यों की थी हमने, लेकिन रैली थी, क्योंकि रैली का इंचार्ज था। और रैली बोट क्लब में पूरे देश से ट्रेनें आने वाली थी। और कई दिनों से टिकाइट जी का आंदोलन चल रहा था। किसान सर, जो आज प्रेजेंट टिकाइट हैं, इनके पिताजी बुजुर्ग थे, हुक्का पीते रहते थे, और जहां भी राम गोपाल यादव जी को मालूम होगा, कई दिनों से उनका वहां यूपी में ही आंदोलन चल रहा था। लेकिन पेपरों में जब आया कि हमारी कांग्रेस की रैली हो रही है बोट क्लब में इस डेट को, और हम तैयारी कर रहे थे दूसरे दिन, अब ट्रेनें सुबह आनी थी और उसी दिन ये बहुत किसानों की रैली थी हमारी कांग्रेस पार्टी की। हम देखते हैं कि एक दिन पहले टिकाइट जी 50,000 लोगों के साथ बिस्तरे और खाट और हुक्के और अनाज लेके बोट क्लब में बैठे। अचानक हमें वी वर टेकन बाय सरप्राइज। अब एक दिन था बीच, और सरकारी कर्मचारी आए, मैं प्रधानमंत्री जी के पास बैठा था, तो उन्होंने कहा कि निकाला जाए। हमने कहा किसानों के साथ लड़ाई नहीं करनी, हम अपना वेन्यू हटा देते हैं। हमने अपना वेन्यू लाल किले में हटा दिया, हमने उसको अनाउंस नहीं किया। हमने सुबह जहां ट्रेनें आनी थी, ट्रक आनी थी, वहां लोगों को, सैकड़ों लोगों को रखा और वहां कहा बोट क्लब में नहीं जाना है, लाल किले में जाना। इसलिए उनको पता नहीं लगा कि वो लाल किले में आ सकते हैं। तो हमने विड्रॉ किया, हमने लड़ाई नहीं लड़ी हमने उनको, वरना इविक्ट अगर करते तो कितने लोग जख्मी होते। नतीजा उसका हुआ कि 2 दिन के बाद टिकाइट जी ने, 3 दिन के बाद टिकाइट जी ने खुद विड्रॉ करके वो चले गए। ये मैं हाल की मिसाल बताना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये किसान, हमारे किसान, हमारे, जब मैं कहता हूं कांग्रेस के नहीं, आपके, हमारे, सब हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के अन्नदाता हमारे, इनके बगैर हम कुछ भी नहीं। जो कुछ भी आज हम हैं, इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 वक्त की रोटी और 2 वक्त की रोटी तो कम से कम होनी चाहिए। ये रोटी आज न सिर्फ हमें 130 करोड़ लोगों को देते हैं, बल्कि दुनिया के देशों में जहां हम अनाज बेचते हैं सरकार के द्वारा और प्राइवेट तौर पे भी, ये उनके भी अन्नदाता। इनसे क्या लड़ाई लड़नी।
हमें लड़ाई लड़ने के लिए और बहुत फ्रंट है। हमारी बॉर्डर पे जो दुश्मन खड़ा है, पाकिस्तान है, चीन है, हम मिलके उनका लड़ाई करेंगे। हम आपके साथ, बिल्कुल बिल्कुल साथ है, पूरा देश साथ है, हमारी पार्टी साथ। चीन और पाकिस्तान अगर हमारी तरफ नजर उठाकर भी देखता है तो हम आपके साथ। लेकिन किसानों के लिए क्या? ये बेचारा मुश्किल से पहले मुगलों के जमाने में, फिर अंग्रेजों के जमाने में, फिर लैंडलॉर्ड्स के जमाने में, फिर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले के, अब आपको मालूम है ये भरता जो हुई है या किसानों में सेल्फ सफिशिएंसी आई है, ये सिर्फ कांग्रेस के वक्त में आई है। उसमें मत जाइए, मैं अगर फिर गिनूंगा फिर बहुत 1 घंटा और लगेगा, मैं टाइम उसमें नहीं लेना। माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं कितने हरी क्रांति कब आई, कैसे आई, ये ट्रैक्टर, ये फैक्ट्रियां, ये कहां से बनी, और ये प्रोजेक्ट्स कहां से बने, ये नहर कहां से बनी, ये डैम, भाखड़ा डैम से लेकर गुजरात से लेकर हिंदुस्तान के महाराष्ट्र से लेकर बिहार और यूपी तक ये डैम कहां से बनी, किसानों की बिजली के दाम, पानी निकालने के लिए उसमें कंसेशन किसने दी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। उसमें हमें क्रेडिट नहीं है, सरकार का दायित्व। हम सरकार में थे तो हमने किया, आप सरकार में हैं प्रधानमंत्री जी, उसमें और कुछ कर रहे हैं, बधाई। पुरानी सरकार को भी बधाई, आपको भी बधाई। इसमें लड़ाई क्या है? ये जो हम अनाज बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो ये तो अपने लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं, किसी पर हम एहसान नहीं रखते, तो उसमें विवाद में नहीं जाना। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 2-3 निवेदन करूंगा। जैसे मैंने कहा कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक है। तो अगर सेलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले लें। कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे, कहां गए हैं 26 जनवरी को। या मैं 26 जनवरी का उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता हूं। हम जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता कि जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर की दुष्टि से भी खिलाफ। जहां प्रधानमंत्री देश को, दुनिया को संबोधित करते हैं और वहां हमारे नेशनल फ्लैग के साथ बेइज्जती की जाए, इंसल्ट की जाए, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ उनको इंप्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल न कोशिश किया जाए, फिर उस पर दूसरा आंदोलन होगा। इसलिए जो मैं देखता हूं कि आज इतने अरेस्ट हुए, लेकिन उनमें असली जो लोग हैं 2-4 ही दिखते हैं, बाकी लीडरों को पकड़ा जाता। तो मेरी ये निवेदन है। और इसी से जुड़े हुए कुछ हमारे पत्रकारों को और एक मेंबर शशि थरूर जी को भी उनके देशद्रोही के केस बनाए गए हैं। एक इंसान जो फॉरेन मिनिस्टर रहा, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा, भारत का नेतृत्व विश्व में करता, वो कैसे देशद्रोही हो सकता? वो अगर देशद्रोही है तो फिर तो हम सब देशद्रोही, फिर कौन नहीं देशद्रोही? कैसे हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोगों ने लोकसभा में चुन के आता, जो देश का नेतृत्व विदेश में करे, उसको हम देशद्रोही कहेंगे? मीडिया के कई एडिटर्स, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो देश की सेवा करते हैं, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने में उनका सहयोग रहा,
उन पर अगर देशद्रोही का केस चलाएंगे हम, तो मेरे ख्याल में ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा और इस सरकार के खिलाफ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े दिल वाले हैं, तो ये छोटी छोटी लोग, छोटी छोटी चीजें कई आते हैं, रिकमेंड होती है, उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। और बड़े आपके सामने तो इतनी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इतने कोविड के बाद तो हमको शून्य से शुरू करना है। आपके पास इतने बड़े बड़े मसले हैं हल करने के लिए। ये सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उनकी तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार प्रेस्टीज न बनाए इन बिल को वापस लेने के लिए, इन तीनों बिल को वापस ले, और ताकि और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के खुद ऐलान से ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा समाधान निकला। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री। दूसरा इशू जहां है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय चेयरमैन साहब, वो है कश्मीर के बारे में। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म हुआ। ठीक मानते हैं कि आर्टिकल 370 रूलिंग पार्टी का एक एजेंडा था, लेकिन मेरी समझ में आज तक नहीं आया, मैंने दर्जनों बल्कि सैकड़ों स्पीचेस जब मैं 4th 5वीं क्लास से था तब से अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुने हैं। जब भी वो जम्मू आते थे और भाषण करते थे, साल में 1-2 दफा आते थे, और यहां पार्लियामेंट तक, इस सदन में उस सदन, एज मिनिस्टर, एज एमपी, उनके एज प्रधानमंत्री, सैकड़ों भाषण सुने।